नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त जारी किया। बिहार के किसान भी हुए लाभान्वित। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल राजगीर में नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन करेंगे। अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर 12 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित पुल का एक हिस्सा गिरा और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में। कैमूर में लू के कारण 11 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत करीब 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किस्त जारी की। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का सबसे बड़ी योजना बन गई है। पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके। यहाँ वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नियत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के जनहित के काम होता है। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। अब देखिए, बनारस का लंगड़ा आम, जौनपुर की मूली, गाजीपुर की भिंडी, ऐसे अनेक उत्पाद आज विदेशी मार्केट में पहुंच रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनने से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और उत्पादन भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का होने लगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। आपका ये विश्वास मुझे लगातार आपकी सेवा के लिए, देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। मैं दिन रात ऐसे ही मेहनत करूंगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। साथियों, मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि नमो ड्रोन दीदी की तर्ज पर कृषि सखी कार्यक्रम शुरू किया गया है।
नमो ड्रोन दीदी की तरह ही कृषि सखी कार्यक्रम ऐसा ही एक प्रयास है। हमने आशा कार्यकर्ता के रूप में बहनों का काम देखा, हमने बैंक सखियों के रूप में डिजिटल इंडिया बनाने में बहनों की भूमिका देखी है। अब हम कृषि सखी के रूप में खेती को नई ताकत मिलते हुए देखेंगे। आज 30,000 से अधिक सहायता समूहों को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए। अभी 12 राज्यों में ये योजना शुरू हुई है। आने वाले समय में पूरे देश में हजारों समूहों को इससे जोड़ा जाएगा। ये अभियान 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक दिवसीय दौरे पर राजगीर आ रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के किसी प्रधानमंत्री का यह नालंदा का दूसरा दौरा होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर वे विश्वविद्यालय के छात्रों को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विश्वविद्यालय परिसर को पर्यावरण अनुकूल तकनीक के आधार पर तैयार किया गया है। एक रिपोर्ट। नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर के उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल होंगी। परिसर में 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं, जिसमें 1900 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसमें 300 सीटों की क्षमता वाले 2 सभागार भी हैं। विश्वविद्यालय का परिसर एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। यहाँ सौर ऊर्जा संयंत्र, जल शोधन संयंत्र और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए पुनर्चक्रण संयंत्र समेत कई अन्य पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध है। इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए नालंदा से निरंजन कुमार। इधर प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्री मोदी विश्वविद्यालय परिसर के उद्घाटन से पूर्व प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों का अवलोकन करेंगे। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता कृषि है। किसान जो देश के आर्थिक व्यवस्था में अनाज उत्पादन के लिए जो अथक प्रयास करते हैं, इससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती है। अन्न उत्पादन में जो आत्मनिर्भर बन गए हैं और प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 6,000 की राशि सीधे खाते में जाता है, ये स्वागत योग्य है और इससे देश के किसान और ज्यादा प्रोत्साहित हो रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर निर्मित पुल का एक हिस्सा गिर गया। 12 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया था। पुल का 3 पिलर नदी में समा गए। सिकटी के विधायक विजय मंडल ने आरोप लगाया कि निर्माण कंपनी के मालिक की लापरवाही के कारण पुल टूटा है। श्री मंडल ने इसकी जांच कराने की मांग की है। इस बीच ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता आशुतोष कुमार ने कहा कि जांच के बाद संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने बताया कि हादसे में जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है। कैमूर जिले में प्रचंड गर्मी व हीट वेव की वजह से 12 घंटे के भीतर 11 लोगों की जान चली गई। डीएम समेत अन्य आला अधिकारियों ने सदर अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। सिविल सर्जन डॉक्टर मीना कुमारी ने बताया कि अस्पताल में फिलहाल हीट वेव से पीड़ित 40 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में भीषण उष्ण लहर, जबकि दक्षिण मध्य भाग में अगले 24 घंटों के दौरान उष्ण लहर, तत्पश्चात अगले दिन उष्ण एवं आर्द्र दिवस होने का पूर्वानुमान है। राज्य के उत्तर पूर्व भाग में अगले 48 घंटों के दौरान 1 या 2 स्थानों में भारी वर्षा के साथ मेघ गर्जन की भी संभावना है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक कमी देखी जा सकती है।
इधर भीषण गर्मी और लू के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। दोपहर में सड़कों पर चहल पहल काफी कम हो गई है। अस्पतालों में लू प्रभावित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने भीषण गर्मी और लू से बचने को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एयरपोर्ट के निदेशक ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि दोपहर लगभग 1:10 पर ईमेल के जरिए धमकी मिली है। इसके बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और आने जाने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पूर्व विधायक बीमा भारती ने दावा किया कि पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीट से वह या उसके पति चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने लालू यादव से मिलने के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान इस बात की जानकारी दी। लोकसभा और विधानसभा में धरती आसमान का फर्क होता है और उसमें जो है कि बहुत कम समय मिला तो उतना जो है नया सिंबल मिला था। दूसरे दल से आए थे तो लोग को कंफ्यूज हो गया। मेरे विधानसभा से कह रहा है कि इतना लीडिंग हो गया, इतना लीडिंग हो गया, तो मेरा ही वोट से हो गया। महिला समझ नहीं पाई, लोग समझ नहीं पाए, कन्विंस नहीं कर पाए, इसलिए जो है कि ज्यादा वोट मिल गया उसको। ये ऐसा हार जीत तो लोग को लगा रहता है राजनीति में, तो राजनीति करना थोड़े छोड़ देंगे। हमारा परिवार में हम लड़ेंगे चाहे हमारा पति लड़ेंगे। राज्य सरकार 7 निश्चय योजना के दूसरे चरण के तहत 5,17,000 युवाओं को 1 साल के अंदर सरकारी नौकरी देगी। साथ ही 11 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। श्री कुमार ने बताया कि तय लक्ष्य के अंतर्गत अब तक 2,11,000 नई नियुक्तियों के लिए अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जा चुकी है। वहीं अगले 1 महीने के अंदर 2,34,000 रिक्तियों की अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जाएगी। राज्य सरकार नियुक्ति परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक सहित अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए जल्द ही नया कानून लाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया है। कानून का प्रस्ताव आगामी विधानसभा सत्र में लाया जाएगा। कानून का उद्देश्य नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता बनाए रखना है। 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 25 जून को आयोजित की जाएगी। परीक्षा पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होकर अपराह्न 1 बजे तक चलेगी। नोडल विश्वविद्यालय ने परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की 137वीं जयंती आज समारोह पूर्वक मनाई गई। बिहार विधानमंडल परिसर में आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव सहित अन्य गण्यमान्य लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुंगेर जिले की बरियारपुर थाना पुलिस ने हत्या की नीयत से अपहरण करने के मामले में 2 अपराधियों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त जारी किया। बिहार के किसान भी हुए लाभान्वित। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल राजगीर में नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन करेंगे। अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर 12 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित पुल का एक हिस्सा गिरा। और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में। कैमूर में लू के कारण 11 लोगों की हुई मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।